तो हमारा जो टॉपिक है वो है क्वेश्चन नंबर 5 का ब। तो निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक दीजिए और सीख दे लिखिए। तो यहाँ पर हमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिसके बेसिस पर हमें स्टोरी लिखना है और उससे एक टाइटल देना है। शीर्षक मतलब टाइटल। तो इस स्टोरी को एक टाइटल भी देना है। तो हमारी रूपरेखा मतलब पॉइंट्स क्या है, तो लोमड़ी और सारस में मित्रता, लोमड़ी की चालाकी, सारस को छकाने का विचार, सारस को दावत देना, थाली में खीर परोसना, सारस की लंबी चोंच, भूखा रहना, सारस का बदला लेना, लोमड़ी को निमंत्रण, सुराही में खीर परोसना, लोमड़ी का भूखा रहना और यहाँ पर सीख देना है हमें। ओके, तो ये है हमारे पॉइंट्स जिसके बेसिस पर हमें स्टोरी लिखना है। तभी हम इस पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए एक स्टोरी लिखेंगे। तो ये है हमारी स्टोरी जिसका टाइटल है। तो यहाँ पर हमें एक शीर्षक भी देना है मतलब टाइटल देना है। तो जैसी करनी वैसी भरनी। तो इस स्टोरी का टाइटल है जैसी करनी वैसी भरनी। तो यहाँ पर एक जंगल था, लोमड़ी और सारस दोनों मित्र जंगल में रहते थे। तब यहाँ पर एक बहुत बड़ा जंगल था जहाँ पर लोमड़ी और सारस दोनों ही रहते थे और दोनों ही मित्र थे मतलब दोनों ही फ्रेंड्स थे। लोमड़ी बहुत ही चतुर थी परंतु सारस भी कम न था। तो लोमड़ी जो है उसे हमेशा चालाक बताया जाता है। तो यहाँ पर लोमड़ी बहुत ही चालाक थी बट सारस भी जो है वो उससे कम नहीं था। तो सारस भी चतुर था। लोमड़ी ने एक दिन सारस को चकाने का विचार किया और सारस को दावत का न्योता दिया। तो यहाँ पर लोमड़ी जो है उसे एक दिन मस्ती सूझी और वो बोलता है कि अब मैं सारस को परेशान करने का वो विचार करता है और वो क्या करता है, सारस को एक दिन दावत का न्योता देता है मतलब अपने घर दावत पर बुलाता है। अब सारस जैसे ही खाना खाने बैठता है वह देखता है कि लोमड़ी ने उसे खाना थाली में परोसा है। तब यहाँ पर और उसकी लंबी और नोकदार चोंच के कारण उसने दावत नहीं खाई। तो यहाँ पर लोमड़ी जो है वो बड़ी चालाकी से वो ध्यान में रखती है कि सारस की जो चोंच है वो क्या है, लंबी और नोकदार है। तो इसीलिए वो क्या करती है, वो उसे थाली में खाना परोसती है। तो थाली में वो खाना कैसे खा सकता है, क्योंकि उसकी लंबी और नोकदार चोंच जो है वो थाली में खाना नहीं खा सकती। तो इसीलिए वो दावत नहीं खा पाता है और वह भूखा ही वहां से वापस लौट आता है। तो सारस जो है वो बिना दावत खाए वो अपने घर वापस लौट आता है। अब सारस भी अपने अपमान का बदला लेना चाहता था। तो अब वह लोमड़ी को दावत पर बुलाता है। तब यहाँ पर जैसे सारस का अपमान हुआ तो वो अपने अपमान का बदला लेना चाहता था। तो वो लोमड़ी को भी अपने घर न्योता देता है, दावत पर बुलाता है और उसे सुराही में खीर परोसता है। तब यहाँ पर सारस जो है वो लोमड़ी को सुराही में खीर परोसता है और सुराही का मुंह जो होता है वो बहुत ही छोटा होता है। तो इस तरह से सारस तो जल्दी जल्दी खा लेता है परंतु लोमड़ी को भूखा ही रहना पड़ता है। अब यहाँ पर लोमड़ी ने जैसा किया तो उसका फल उसे प्राप्त हुआ। तो इसी तरह से सारस को जैसा लोमड़ी ने किया था तो वैसे ही सारस ने अब लोमड़ी के साथ किया। तो लोमड़ी को वो सुराही में खाना देता है, खीर देता है। तो सारस खुद तो लंबी चोंच से वो सुराही से खीर खा लेता है पर लोमड़ी जो है वो वहां से भूख ही आ जाती है। इस तरह दोनों मित्र होकर भी एक दूसरे से ईर्ष्या करते थे। तो दोनों ही एक दूसरे से ईर्ष्या करते थे, दोनों ही एक दूसरे से जेलसी करते थे, भले ही दोनों मित्र थे तब भी। तो यहाँ से हमें सीख क्या मिलती है, तो जैसा तुम दूसरों के साथ करोगे तो दूसरे भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करोगे। तो अगर आप किसी का बुरा सोचोगे
तो आपके साथ बुरा होगा। तो इस तरह से हमें हर किसी के साथ अच्छा ही करना चाहिए, तो सभी लोग अपने साथ भी अच्छा ही करेंगे। तो अभी नेक्स्ट हमारी सेकंड स्टोरी। तो इसके पॉइंट्स क्या है? तो एक बूढ़ा किसान, 4 बेटे, बेटों का आपस में लड़ना झगड़ना, बूढ़ा किसान मृत्युशैया पर, किसान को बेटों की चिंता, बेटों को बुलाना, उन्हें लकड़ियों का गट्ठर तोड़ने के लिए कहना, तोड़ न पाना, गट्ठर की लकड़ियां अलग करना, प्रत्येक बेटे को एक एक लकड़ी तोड़ने के लिए कहना, किसान से तोड़ना, आसानी से तोड़ना। और यहाँ इससे सीख क्या मिलती है? तभी यहाँ पर हमारी स्टोरी ये है कि एक गांव था जहाँ पर बूढ़ा किसान रहता था, तो जिसके 4 बेटे थे। तो बेटों का आपस में लड़ना झगड़ना, तो सभी बेटे, चारों बेटे जो थे वो चारों ही एक दूसरे से लड़ते झगड़ते थे। बूढ़ा किसान जो है वो मृत्युशैया पर था, मतलब बूढ़ा किसान जो है वो इतना बूढ़ा हो चुका था कि अब वो मरने ही वाला था। तो किसान को बेटों की चिंता, तो अब किसान को जब वो मरने वाला होता है तो उसे यही चिंता रहती है कि उसके मरने के बाद उसके चारों बेटे जो हैं वो क्या करेंगे, तो वो लड़ेंगे और झगड़ेंगे। तो बेटों को बुलाना, तो अब वो उसका जब लास्ट टाइम चलता होता है तो वो अपने बेटों को बुलाता है, चारों ही बेटों को अपने पास बुलाता है, उन्हें लकड़ियों का गट्ठर तोड़ने के लिए कहना। तो यहाँ पर किसान जो है वो अपने बेटों को लकड़ियों का गट्ठर तोड़ने के लिए कहता है, तोड़ ना पाना। तो यहाँ पर सभी उसके जो चारों बेटे हैं वो बहुत ही ज्यादा आलसी होते हैं, तो वो लकड़ी का जो गट्ठर होता है उसे तोड़ नहीं पाते हैं। गट्ठर की लकड़ियां अलग करना, फिर वो बोलता है कि इन सभी गट्ठर की जो लकड़ियां हैं उसे अलग करो, प्रत्येक बेटे को एक एक लकड़ी तोड़ने के लिए कहना। तो अब वो बोलता है कि सभी बेटे को जो गट्ठर की एक एक लकड़ी है उन सभी लकड़ियों को तोड़ो, आसानी से तोड़ना। तो अब वो बोलता है कि एक लकड़ी जो है गट्ठर में से अलग हो गई है तो उसे सभी आसानी से तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से किसान जो है वो अपने बेटों को सीख देता है कि जिस तरह से पूरा एक गट्ठर, मतलब चारों बेटे उसके अगर साथ मिलकर रहेंगे तो उन्हें कोई भी नहीं तोड़ पाएगा, भले ही वो उसमें कितनी भी ताकत होगी। तो चारों बेटे अगर उसके मिलजुल कर रहेंगे, साथ में रहेंगे, तो उसे कोई भी तोड़ नहीं पाएगा। बट अगर उस गट्ठर में से एक लकड़ी अलग अलग हो जाए, अनेक लकड़ी जो है वो अलग अलग हो जाए, तो उसे सभी आसानी से तोड़ सकते हैं। वो क्या हो जाती है, फिर कमजोर हो जाती है और सभी लकड़ियां मिलकर मजबूत गट्ठर बन जाता है। तो इसी तरह हमारी सीख क्या है, तो हमें साथ में मिलजुल कर रहना चाहिए, किसी से भी झगड़ना नहीं चाहिए। अभी नेक्स्ट हमारी स्टोरी है खरगोश और कछुआ, दोनों में दौड़ की शर्त लगना। खरगोश का आगे हो जाना, पेड़ के नीचे आराम करना, कछुए का धीमी गति से चलते रहना, जीत जाना खरगोश की हार। और यहाँ पर सीख। तभी हम ये स्टोरी देखते हैं। तो ये है हमारी खरगोश और कछुए की कहानी, तो जिसका शीर्षक है घमंडी का सिर नीचा। तो देखते हैं कि इसका टाइटल इसको सूटेबल है या नहीं। तो एक जंगल था, तब यहाँ पर एक जंगल था, तो उसमें एक खरगोश रहता था। तो जंगल में एक खरगोश रहता था, उसे अपने तेज चाल पर खूब घमंड था। तो खरगोश जो है वो बड़ी ही तेजी से चलता था, तो उसे अपनी जो तेज चाल थी उस पर बहुत ही ज्यादा घमंड था, प्राइड था। उसी जंगल में एक कछुआ रहता था। अब यहाँ पर कछुआ जो है उसकी चाल जो है वो बहुत ही धीमी होती है। तो उसी जंगल में एक कछुआ भी रहता था। खरगोश उसकी धीमी चाल पर हंसता था। तब यहाँ पर खरगोश जो है वो कछुए की चाल पर हंसता था, मतलब खरगोश की चाल कछुए की चाल से तेज है, इसीलिए वो कछुए की चाल पर हंसता था। एक बार उसने कछुए के साथ दौड़ने की शर्त लगाई। अब वो जानता था कि कछुए की चाल उससे बहुत ही धीमी है,
तो इसीलिए वो कछुए के साथ दौड़ने के लिए शर्त लगाता है। दौड़ शुरू हुई, तब यहाँ पर दोनों के बीच में कंपटीशन शुरू हो जाता है। खरगोश ने कछुए को जल्दी ही पीछे छोड़ दिया। तो खरगोश जो है वो शुरू में ही आगे बढ़ जाता है और वो कछुआ जो है वो बहुत ही पीछे रह जाता है, क्योंकि कछुए की चाल जो है वो बहुत ही धीमी होती है, तो इसीलिए वो बहुत ही तेज भागकर सबसे पहले आगे बढ़ जाता है। आगे जाकर उसने देखा कि कछुआ बहुत पीछे है। अब यहाँ पर खरगोश जो है वो तेजी से पहले ही भाग जाता है, तो वो देखता है पीछे कि अभी कछुआ जो है वो बहुत ही पीछे है। तो यहाँ पर उसने सोचा क्यों ना थोड़ा आराम कर लूं। तो यहाँ पर खरगोश ऐसे सोचता है कि वो थोड़ा आराम कर ले जब तक कछुआ जो है वो वापस नहीं आ जाता। वो एक पेड़ के नीचे आराम करने बैठा। तब यहाँ पर खरगोश एक पेड़ के नीचे छाया में आराम करने के लिए बैठ जाता है। थोड़ी ही देर में उसे झपकी आ गई और वह सो गया। तो अब वो दौड़ते दौड़ते उतनी तेजी से दौड़ता है कि वो थक जाता है और उसे पेड़ के नीचे आराम मिलता है। तो उसे वहाँ पर वो सोचता है कि मैं बैठकर थोड़ा आराम कर लूँ, पर उसको झपकी लग जाती है और वो सो जाता है। कछुआ धीरे धीरे चलता रहा। तब कछुआ वो है धीमे धीमे चलता रहता है, वो अपनी ही गति से चलता रहता है। वो बिल्कुल भी अपने आप को आराम देना नहीं चाहता है। वह खरगोश को सोया हुआ देखकर चुपचाप आगे निकल गया। तब जब खरगोश को देखता है कछुआ कि वो तो आराम कर रहा है, तो कछुआ बिना कुछ कहे वहां से खामोशी से चुपचाप आगे निकल जाता है। खरगोश ने जाग कर देखा कि कछुआ लक्ष्य पर पहुंच गया है। तो अब कछुआ वो लक्ष्य पर, मतलब जो विनिंग मार्क है, वो उस पर पहुंच जाता है। उसके बाद खरगोश की आंख खुलती है। इस प्रकार कछुआ दौड़ में जीत गया और खरगोश हार गया। तो खरगोश की चाल भले ही तेज हो, पर इरादे कछुए के तेज थे, तो इसीलिए कछुआ जो है वो जीत जाता है इस रेस को और खरगोश हार जाता है। तो यहाँ से हमें सीख क्या मिलती है? घमंड का परिणाम बुरा होता है। तो हमें घमंड मतलब प्राइड कभी भी नहीं करना चाहिए। उसका परिणाम, उसका जो रिजल्ट है वो हमेशा बुरा ही होता है। तो इस प्रकार हमें किसी की भी वीकनेस पर हंसना नहीं चाहिए। जिस तरह से खरगोश ने कछुए की उसकी कमजोरी पर हंसा, तो उसका जो घमंड था वो टूट गया। तो अभी नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है क्वेश्चन नंबर 5 क। तो निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर हमें हिंदी में कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, वाक्य दिए गए हैं, जिसे हमें इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, ट्रांसलेट करना है। तो हिंदी वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो फर्स्ट हमारा जो सेंटेंस है वो है दीपक रोशनी देता है। तो जिसका इंग्लिश बनेगा कि लैम्प गिव अस लाइट। लैम्प मतलब दीपक और हमें तो अस लाइट तो रोशनी, गिव मतलब देना। तो दीपक रोशनी देता है। ओके, नेक्स्ट है हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है। तो इसका इंग्लिश है हॉकी इज आवर नेशनल गेम। तो हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है। इसका इंग्लिश वर्ड है हॉकी इज आवर राष्ट्रीय मतलब नेशनल, खेल मतलब गेम। ओके, नेक्स्ट है बस में टिकट लेना पड़ता है। तो इन द बस यू मस्ट टेक टिकट। तो बस के अंदर आपको टिकट लेना पड़ता है। इसका इंग्लिश इन द बस यू मस्ट टेक टिकट। तो जब भी हम अगर बस में जाते हैं तो हमें टिकट लेना ही पड़ता है। तो नेक्स्ट है यहाँ हरे हरे खेत लहराएंगे। तो हियर द ग्रीन फील्ड विल ब्लूम आउट विथ स्मॉलिंग क्रॉप्स। तो यहाँ पर
हरे हरे खेत लहराएंगे, इसका इंग्लिश है हियर द ग्रीन फील्ड, हरे हरे खेत विल बी ब्लूम आउट, लहराएंगे विथ स्मेलिंग क्रॉप्स। नेक्स्ट है मेरा देश शांति की नगरी है, तो जिसका इंग्लिश सेंटेंस है माई कंट्री इज द सिटी ऑफ पीस। तो मेरा जो देश है, वतन है, वो क्या है? शांति की नगरी है। तो अभी नेक्स्ट है मैं दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा, तो जिसका इंग्लिश वर्ड है आई शेल बी लव्ड एवरीवन। तो आंखों का तारा बनना मतलब बहुत ही प्यारा बनना, तो बी लव्ड जिसका मतलब हुआ बहुत ही प्यारा होना। तो आई शेल बी लव्ड एवरीवन, तो मतलब मैं दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा। तो अभी हम इसे फिर से रिपीट करेंगे। तो लैंप गिव अस लाइट, तो जिसका हिंदी होता है दीपक रोशनी देता है। नेक्स्ट है हॉकी इज आवर नेशनल गेम, तो हॉकी हमारा राष्ट्रीय गेम मतलब खेल है, तो हॉकी इज आवर नेशनल गेम। नेक्स्ट है इन द बस यू मस्ट टेक टिकट, तो बस में टिकट लेना पड़ता है। अब नेक्स्ट है हियर द ग्रीन फील्ड्स विल ब्लूम आउट विथ स्मेलिंग क्रॉप्स, तो मतलब यहाँ हरे हरे खेत लहराएंगे। माई कंट्री इज द सिटी ऑफ पीस, तो मेरा देश शांति की नगरी है। नेक्स्ट है आई शेल बी लव्ड एवरीवन, मतलब मैं दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा, पूरे जहाँ की आंखों का तारा बनूंगा मतलब मैं सभी को प्यारा बनूंगा। तो अभी हमने हिंदी का जो रिवीजन है वो कंप्लीट कर लिया है। तो इसमें हमने ये हमारा फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन पेपर है। तो जैसे कि हमने पूरा रिवीजन कंप्लीट कर लिया है, तो यहाँ पर सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। ये हमारा कंप्लीट हो गया है। फिर ब में है निम्नलिखित चित्र को देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फिर उसके बाद क में है नीचे दिए गए चित्रों के नाम हिंदी में लिखिए। फिर क्वेश्चन 2 आया तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फिर ब में है क्वेश्चन 2 के तो निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, मतलब फिलअप्स भरिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का तो निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को पूर्ण कीजिए, तो यहाँ पर पोयम है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 के ब में है निम्नलिखित कोष्टक को पढ़िए, समझिए और सही का चिन्ह लगाइए। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के क में है कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 3 के ड में है नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 के आ में निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिख कर वाक्य में प्रयोग कीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 4 के ब में है निम्नलिखित शब्दों की समानार्थी शब्द लिखिए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 के क में निम्नलिखित शब्दों के विरोधार्थी शब्द लिखिए। तो यहाँ पर समानार्थी मतलब इसके मीनिंगफुल वर्ड और विरोधार्थी मतलब इसके ऑपोजिट वर्ड। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 के ड में है निम्नलिखित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर हमें कुछ संख्या मतलब कुछ नंबर्स दिए गए थे जिसे हमें वर्ड्स में तो शब्दों में लिखना था नंबर्स। तो फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 के ई में है निम्नलिखित सब्जियों के हिंदी में नाम लिखे थे। यहाँ पर हमें कुछ वेजिटेबल्स के इंग्लिश में नाम दिए गए थे जिसे हिंदी में ट्रांसलेट करना था। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 के ई में तो निम्नलिखित फलों के हिंदी में नाम लिखिए। तो यहाँ पर हमें कुछ फ्रूट्स के नाम दिए गए थे जिसे हमें हिंदी में ट्रांसलेट करना था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 के ऊ में है निम्नलिखित अनाज के हिंदी में नाम लिखिए। तो यहाँ पर कुछ अनाज के नाम दिए गए थे जिसे हमें हिंदी में लिखना था। तो क्वेश्चन नंबर 4 के ऊ में है निम्नलिखित बर्तनों के हिंदी में नाम लिखिए। तो यूटेंसिल्स, कुछ यूटेंसिल्स के नाम दिए गए थे जिसे हमें हिंदी में ट्रांसलेट करना था। फिर क्वेश्चन नंबर 5 के आ में है निम्नलिखित विषयों में से किन्हीं एक विषय पर 5-6 वाक्य में निबंध लिखिए। तो यहाँ पर निबंध लिखना था 5-6 वाक्यों में।
फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 के ब में है निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक दीजिए और सीख भी लिखिए। तो ये भी हमने अभी ही कंप्लीट किया है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 के क में है निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया है।